गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये अपनी यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, स्कूल व्याख्याता जो चल रहा है अंतिम आवृत्ति का। इसका सॉल्यूशन है ये। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी है? तो इसका होगा सेकंड ऑप्शन, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। फिर है सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं हिंद महासागर से संबंधित है? तो ये अंगुलहास की धारा होगी। किनारे की धारा अटलांटिक महासागर में है। निम्नलिखित, फिर थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो ये होगा, इसका आंसर होगा बेगुला की धारा, क्योंकि ब्राज़ील धारा नहीं, ये ब्राज़ील धारा अटलांटिक महासागर में है, लेकिन ये गर्म जल धारा है। अंगुलहास की जल धारा ये हिंद महासागर की है। ये किनारे की धारा ये उत्तर अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जल धारा है, लेकिन इसमें पूछा गया, देखिए दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा पूछा गया, तो इसमें क्या होगा? बेंगुला की धारा होगा। फिर क्या है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो ब्राज़ील की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है, सही है, ये तो सही है। फिर हम्बोल्ट की धारा, तो हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर की नहीं है, जबकि ये दक्षिण प्रशांत महासागर की जल धारा है। ये गल्फ स्ट्रीम है उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। अंगुलहास हिंद महासागर की है, तो इसमें क्या होगा? सुमेलित नहीं है, तो ये पूछा है तो हम्बोल्ट की धारा होगी, क्योंकि ये दक्षिणी प्रशांत की है और यहाँ आया हुआ है उत्तरी प्रशांत आया हुआ है। फिर है, दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म दिखाया गया है? तो ये क्या है? अफ्रीका है। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलने वाली हवा है, तो ये रहा पश्चिम, ये रहा। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार बेंगुला, ये रहा बेंगुला जल धारा है, ये बेंगुला जल धारा और ये इधर आ गई, तो यहाँ आ गई गिन्नी की जल धारा। तो इसमें ऑप्शन से हो गए बेंगुला और गिन्नी की धारा, आपको मैप से दिखा दिया गया ना। फिर है, निम्न में से कौन जल लवण प्रवणता को दर्शाता है? तो जल लवण प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन। फिर है, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो ये मृत सागर होगा, इसका ऑप्शन। काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार होगा मृत सागर, क्योंकि सबसे खारी झील है टर्की की वोन झील है, जिसमें 330 प्रति हजार में मापा जाता है लवणता को। और फिर मृत सागर में लवणता है 238 प्रति हजार है, तो मृत सागर हो गया, जिसे डेथ भी कहा जाता है, डेथ सागर भी कहा जाता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता करे के मकरेकाओं पर अधिकतम होती है, सत्य पूछा गया। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। बेगुला प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। यदि सूर्य, पृथ्वी तथा समकोण एक दिशा में स्थिति लघु ज्वार की स्थिति होती है, नहीं, गलत है। तो महासागरीय जल लवणता करे के मकरेकाओं पर अधिकतम होता है। हाँ, महासागरीय लवणता करे के मकरेकाओं पर अधिकतम होता है, क्योंकि वहाँ तापमान अधिक होता है। अगर तापमान अधिक होगा तो जलवाष्प अधिक होगा, जलवाष्प अधिक होगा तो जलवाष्प के साथ में जो शुद्ध जल है वो तो वायु में चला जाएगा, और लवणता क्या होगी? वहाँ पे जमी रहेगी। तो जहाँ जलवाष्प तापमान और जलवाष्प तापमान अधिक है, तो जलवाष्प भी क्या होगा? अधिक होगा, तो वहाँ महासागरीय लवणता क्या है? अधिक पाई जाती है, ये सत्य है। और पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे बाद, ये गलत है। बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। ये बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है, बट ये अटलांटिक महासागर की है। और यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक स्थिति में हो तो ये स्थिति लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न करती है, नहीं है। ये समकोणी की स्थिति पर हो तब लघु ज्वार आता है, तो ये हो गया। फिर है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल के कारण आता है महासागर में ज्वार। फिर है 10वां क्वेश्चन, सूची ए को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो महासागरीय गर्त दी हुई है, महासागरीय गर्त 7% भाग पर है। तो एल्यूशियन गर्त है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है। करमेडक गर्त ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है। सुंडा या जावा गर्त हिंद महासागर में है। और सैंडविच गर्त दक्षिण हिंद महासागर में। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड। ये रहा, अब देखिए
है क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। तो पहला है प्रशांत महासागर। तो मेरियाना गर्त आपको पता ही है, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर सबसे गहरा गर्त है, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर आर्कटिक महासागर, तो आर्कटिक महासागर का हो गया मोलोई गर्त। और हिंद महासागर का सुंडा या जावा गर्त हिंद महासागर का है ही। और अंध महासागर अटलांटिक महासागर कहा जाता है पिटोरिका गर्त। तो अंध महासागर अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त ये पिटोरिका गर्त है। तो आप याद रखना कि ये ऑप्शन हो गया बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रवाल भित्तियों के अवतरण सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था, ये तो सही है। प्रवाल भित्तियों के अवतरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने किया था। फिर सेकंड ऑप्शन है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रवाल के छिछले और गहरे महासागरीय जल में बढ़ते हैं। नहीं, गहरे जल में नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि ये गहरे जल में ये नष्ट हो जाते हैं। तो महासागर में ये गहरे जल में नहीं बढ़वाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तापमान भी नहीं मिलता इनको। फिर है तटीय अवरोधक प्रवाल भित्ति एवं अंटोल प्रवाल भित्ति विकास की क्रमिक अवस्थाएं। हाँ, तो विकास की तीन क्रमिक अवस्था में प्रवाल भित्तियाँ तीन प्रकार की होती है, तटीय, अवरोधक तथा एंटोल प्रवाल भित्ति। तो ये एंटोल प्रवाल भित्ति है, इसका नाम उपनाम ये भी है, घोड़े की नाल क्या करती होती है, ये एंटोल प्रवाल भित्ति। फिर है भित्ति की शुरुआत अंतःसागरीय चबूतरों से होती है। हाँ, भित्ति की शुरुआत अंतःसागरीय चबूतरों से ही होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रवाल निर्माण के लिए अनुकूल है? तो आपके ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए समुद्र की गहराई 100 मीटर से अधिक नहीं, 100 मीटर से गहराई अधिक होगी तो प्रवाल जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अधिक गहराई में उनको तापमान नहीं मिलेगा, और तापमान नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। तो उनके लिए न्यूनतम तापमान तो होना चाहिए ना। फिर है समुद्री जल में अवसाद की कमी अधिक मात्रा में नहीं, अवसाद की मात्रा में भी नहीं होंगे। अधिक लवणता युक्त में जल में कैल्शियम का विकास नहीं हो पाता है, और जिससे प्रवाल मर जाते हैं। तो अधिक ये भी नहीं होगा। अधिक लवणता में क्या होता है? कैल्शियम का विकास नहीं हो पाता है, और जिससे प्रवाल क्या होता है? मर जाते हैं। तो समुद्र जल का तापमान 20 डिग्री से 21 डिग्री पर प्रवाल जीवित रहते हैं। तो ये सबसे राइट ऑप्शन है, ये अनुकूल है, क्योंकि समुद्र का तापमान कितना होना चाहिए? 20 डिग्री से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, किसका मानना था कि प्रवाल भित्तियाँ तटीय भित्तियों के रूप में बनी और बाद में निमज्जन के कारण ऊपर आ गई? तो ये डार्विन का था। फिर है प्रवाल विरंजन। तो प्रवाल विरंजन क्या होता है? प्रवाल का मर जाना होता है प्रवाल विरंजन। ये अत्यधिक ताप में चले जाते हैं, फिर ये क्या होता है? मर जाते हैं प्रवाल विरंजन, और इनका रंग क्या होता है? सफ़ेद पड़ जाता है। तो प्रवाल विरंजन क्या है? भूमंडलीय ताप वृद्धि का है प्रवाल विरंजन, ये भूमंडलीय ताप वृद्धि का परिणाम है। प्रवाल विरंजन की घटना का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया था? अल्फ्रेड मेयर ने किया था प्रवाल विरंजन की घटना का सर्वप्रथम अवलोकन। फिर है क्वेश्चन है, तट से सागर के गहरे भाग की ओर भूमिज निक्षेप का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये होगा बजरी, बजरी से छोटे कण होते हैं बालू के बाद में होते हैं सिल्ट, सिल्ट के बाद में होते हैं क्ले, और क्ले के बाद में होता है पंख। तो सबसे बड़े कण हो गए बजरी के बाद में बालू, बालू के बाद में सिल्ट, सिल्ट के बाद में क्ले, और क्ले के बाद में पंख। अब है क्वेश्चन नंबर 19, ग्लोबिजेरिना पंख कैल्शियमयी अंगुलहास की धारा हिंद महासागर की है। गिन्नी की धारा एक गर्म जल धारा है। गिन्नी की धारा किसकी है? अटलांटिक महासागर की है ये गिन्नी की धारा। ये जो अटलांटिक महासागर है ना, ये जैसे दक्षिण अफ्रीका ये बन गया, तो ये इधर चलती गिन्नी की धारा, गिन्नी तट पे। फिर है डाइटम पंख। डाइटम पंख सिलिका के, डाइटम 2 प्रकार के होते हैं। सिलिका में उज्ज है ना, 2 प्रकार के होते हैं डाइटम। तो इसमें एक डाइटम दिया हुआ, तो ये सिलिका प्रधान उज्ज है, क्योंकि चूना प्रधान उज्ज नहीं है। उज्ज 2 प्रकार, चूना प्रधान उज्ज भी होता है, जो सिलिका प्रधान उज्ज 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया डाइटम और एक हो गया रेडियोलेरियन। और चूना प्रधान उज्ज आपको पूछे तो टेरापोड तथा ग्लोबिजेरिना उज्ज होते हैं। तो चूना प्रधान उज्ज उनसे टेरापोड व ग्लोबिजेरिना होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के समुद्री सतही तलछट में चूनायुक्त और सिलिकामयी सिंधु पंख समाविष्ट है? तो ये जीवजात बायोजिन्स है। फिर है उत्तरी प्रशांत महासागर की 2 मुख्य शीत धाराएं किस रूप में जानी जाती है? तो ओयाशिवा और कैलिफोर्निया की धारा ठंडी जलधारा है। अलास्का और क्यूरेशिया। उत्तरी प्रशांत में ये गर्म जलधारा है दोनों। फिर है उत्तरी विश्वत और पट्टी विश्वोत्तरी की ये भी गर्म है। उत्तरी प्रशांत और क्यूरेशिया की धारा ये भी गर्म है। तो आपको मैं प्रशांत महासागर की धाराएं दिखाऊं क्या आपको? ये मेरी बुक है, इसमें देखो, ये कुमार गुरु सर की बुक है। इसमें आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझाया गया है।
क्लियरिटी आ रही है ना? आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्लियरिटी नहीं है तो ये रहा प्रशांत महासागर, तो ये प्रशांत महासागर हो गए, ये हिंद महासागर हो गए, और ये एटलांटिक महासागर हो गए, ये भी प्रशांत महासागर हो गए। तो इसमें देखिए ये एक ही मिनट रुकिए, क्लियरिटी नहीं आ रही है। ये उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, ये गर्म जलधारा है। क्यूरोशिया की धारा है ना, ये रही क्यूरोशिया की धारा, ये क्यूरोशिया की धारा भी ठंडी जलधारा है। और फिर क्या है, ये आगे चल के ये उत्तरी प्रशांत तपुआ जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है। अलास्का जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। अलास्का आ गया ना, ये रहा अलास्का, ये रहा इधर अलास्का, तो ये भी ठंडी जलधारा है। ये हो गया ऐसे। और फिर ये दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है। ऑस्ट्रेलियन जलधारा, ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी उत्तर दक्षिण पूरी भाग में चलती है, ये भी ठंडी जलधारा है क्योंकि ये विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर आ रही है। तो ये गर्म जलधारा होगी, सॉरी, क्योंकि ये विषुवत थोड़ा बोलने में हो गए। ये जैसे ये ना ऑस्ट्रेलियन जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा है, ये भी गर्म जलधारा है क्योंकि विषुवत रेखा पर क्या होता है, तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होता है तो तापमान से ये दक्षिण की ओर आ रही है, तो ये गर्म जलधारा हो गई। और फिर उत्तरी विषुवतीय जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। और ये कैलिफोर्निया की जलधारा ना, ये ठंडी जलधारा है कैलिफोर्निया की। अब आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। फिर है गल्फ स्ट्रीम ब्राज़ील धारा से अधिक बड़ी है। दक्षिण विषुवत धारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है और इसकी दक्षिण शाखा ब्राज़ील धारा के नाम से जन जाती है। तो इसमें क्या होगा, गल्फ स्ट्रीम ब्राज़ील धारा से बड़ी है, ये गलत है। परंतु आर से ये दक्षिणी विषुवत धारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जो उत्तरी दक्षिणी शाखा ब्राज़ील धारा के नाम से जन जाती है, ये सही है। और अल नीनो कहाँ प्रकट होता है, पेरू तट पर प्रकट होता है अल नीनो। फिर है निम्नलिखित महासागरीय धारा में ठंडी जलधाराएं हैं, तो आपको ये करना है ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी इसमें। तो आप बताइए एक बार कमेंट करके कि कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं। तो इसमें कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं, ये कैलिफोर्निया की जलधारा हो गई और ये फोकलैंड की जलधारा, ये ठंडी जलधारा है क्योंकि गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधारा, और ब्राज़ील वाली ये भी है गर्म जलधारा है। तो इसका क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। फिर क्या है, अपनी विशेषता के आधार पर निम्न से कौन इन तीनों से भिन्न है। तो तीनों से भिन्न, गिन्नी की धारा क्या है, गर्म जलधारा है। और कन्नारी धारा है ना, ये उत्तर अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और बेगुला की धारा है ना, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की धारा उत्तरी अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। तो ये गिन्नी की धारा क्या हो गई, ये है तो अटलांटिक महासागर की, लेकिन ये गिन्नी की धारा क्या है, गर्म जलधारा है। फिर है क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित है। तो ये परगामी तरंग सिद्धांत है विलियम वेवेल की, तो ये ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित है। फिर है किसी स्थान पर प्रत्येक ज्वार के प्रतिदिन 52 मिनट के विलंब का कारण है चंद्रमा का परिक्रमण है। फिर मिश्रित ज्वार बटा कह लेते हैं, असमान अर्धजनिक ज्वार को मिश्रित ज्वार बटा कहा जाता है, इसका ए ऑप्शन होगा। फिर है लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति होती है समकोणिक होती है, लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति। फिर है 2 अनुक्रमिक ज्वारों के बीच का औसत समय अंतराल होता है, ये 6 घंटे 13 मिनट होता है। लवणता की मात्रा सबसे कम है। तो इसमें क्या पूछा है, आप देखिए, इसमें पूछा है कि लवणता की सबसे मात्रा कम पूछा है। तो इसमें लवणता मृत सागर है ना, सबसे ज़्यादा तो टर्की की वोन झील है, उसमें 330 प्रति हज़ार है। उसके बाद में मृत सागर है, मृत सागर में 238 प्रति हज़ार है। और फिर क्या है, लाल सागर, लाल सागर में 37 से 41% है। और उसके बाद में काला सागर है, काला सागर के बाद में सबसे कम अगर पूछे ना आपको तो बाल्टिक सागर में लवणता की सबसे कम मात्रा। फिर है मानचित्र पर खींची गई रेखा जो समुद्री भाग कर समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाती है ना, उसको समलवण रेखा कहते हैं, आइसो लाइन कहा जाता है उसको, समलवण रेखा। फिर है समुद्र में सर्वाधिक सर्वनिष्ठ लक्षण है, तो ये सोडियम क्लोराइड है। तो मैंने ये ट्रिक ऐसे याद करके सोक्लो मेक्लो मेस केस, सोक्लो मेक्लो मेस केस, तो सोक्लो हो गया ना, 100 से सोडियम, क्लो से क्लो। फिर है लवणता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन लवणता, तो आपका मैं सारे डाउट क्लियर करवा देती हूँ कि लवणता को प्रति हज़ार में तो मापा जाता है। अगर आपको प्रति हज़ार में मापा जाता है और लवणता
लवणता सीधे वर्षण से संबंधित है। तो लवणता सीधे वर्षा से कैसे संबंधित हो गई? क्योंकि जब वर्षा होगी तो वहाँ लवणता को कैसे प्रभावित करेगी? वर्षा होगी ना, वहाँ पे शुद्ध जल होता है वर्षा में, और वहाँ लवणता अधिक नहीं होती है। तो लवणता सीधे वर्षण से संबंधित तो कैसे हुआ? सीधे नहीं है ना, क्योंकि जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ लवणता कम होती है, वर्षा के जल में लवणता कम होती है। जबकि जहाँ तापमान अधिक होता है ना, वहाँ लवणता अधिक होती है। जैसे कर रेखा देख लो आप। फिर है वर्षा की दर तथा लवणता के बीच प्रत्येक संबंध होता है? नहीं होता है। वर्षण की दर तथा लवणता के बीच प्रत्येक संबंध होता है। अगर अप्रत्यक्ष आ जाता ना ये, तो अप्रत्यक्ष तो संबंध होता है, ये अप्रत्यक्ष होता है ना, तब सही निकलता। क्योंकि प्रत्येक संबंध ऐसे नहीं कि वर्षा की दर ज़्यादा है तो वहाँ लवणता क्या होगी? कम होगी। तो अप्रत्यक्ष संबंध होता है वहाँ पे। प्रत्येक संबंध जब होता है जब वर्षा की दर ज़्यादा है और लवणता अधिक होती है ना, तब, क्योंकि तब प्रत्येक संबंध होता है यहाँ पे। ये क्वेश्चन ऐसे गलत हुआ। तो जहाँ वर्षा की दर ज़्यादा होती है ना, वह लवणता की दर कम होती है, क्योंकि वर्षा में साफ जल होता है, और जहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ लवणता अधिक होती है। तो वाष्पीकरण में जहाँ वाष्पीकरण अधिक तो वहाँ लवणता अधिक। तो वाष्पीकरण और लवणता में प्रत्येक संबंध होता है, ये ध्यान रखिए आप। फिर नदियों के मुहाने समीप निम्न लवणता पाई जाती है। तो हाँ, नदियों के मुहाने क्या होती है? कम निम्न लवणता पाई जाती है। और 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ में लवणता अधिकतम होती है। तो अधिकतम लवणता 20 से 40 डिग्री नॉर्थ लवणता में अधिक होती है। यहाँ पे लवणता क्या प्रतिशत अधिक पाया जाता है। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहाँ पर वलित पर्वत समुद्र तट के समानांतर तथा सन्निहित होते हैं, महाद्वीपीय शैल सक्रिय तथा अविद्यमान होते हैं। ये सही है, क्योंकि जहाँ पर वलित पर्वत क्या होता है? समुद्र तट के समानांतर होते हैं ना, सन्निहित होते हैं, तो वहाँ महाद्वीपीय शैल क्या होंगे? सक्रिय तथा अविद्यमान होते हैं। फिर अंतःसागरीय समीर खंड यानी अधिकतम महासागरीय ढाल पर पाए जाते हैं। ये भी सही है। अंतःसागरीय सपाट शीर्ष पर्वत को क्या कहा जाता है? गुयोट कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखना आप। अंतःसागरीय सपाट शीर्ष पर्वत होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? गुयोट ही कहा जाता है। तो इसका क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, या फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका ए। ये राइट है, तीनों राइट है इसका ये। अब आगे चलते हैं अपन। फिर है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। अपन को क्या करना है? मिलाना है। किसको? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो इसमें क्या होगा? डी होगा इसमें। ए सको ना, ये देखिए मेरा लगाया हुआ नहीं इसमें, ये होगा डी। तो इसमें क्या है? जैसे सकोत्रा चेगोस रीज, सकोत्रा चेगोस रीज, ये क्या है? हिंद महासागर में है। आना वापिस बाद में जाके। हिंद महासागर में है। स्पर्शबर्ग रीज कहाँ है? आर्कटिक महासागर में है। और मिड अटलांटिक रीज कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है। और फिर क्या है? कोकोस रीज क्या है? प्रशांत महासागर में। ये सही है। तो सकोत्रा चेगोस रीज का आर्कटिक महासागर में है, और ये सेकंड वाला हिंद महासागर में। मिड अटलांटिक रीज का है अटलांटिक महासागर में है, और कोकोस रीज का है प्रशांत महासागर में। थैंक यू एवरीवन। आगे का जो पेपर है मैं आगे कल करवाऊंगी।